नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन सीसीए डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट रूल्स पार्ट 4। इस वीडियो में हम करेंगे 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर्स, यूडीसी, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर्स, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर्स, पीएनटी, एसएएस एटसेट्रा। वीडियो का पहला क्वेश्चन है 61। द पीरियोडिसिटी ऑफ कन्वीनिंग ए कंप्लेंट कमिटी इज। मतलब है कि एक शिकायत समिति को बुलाने की आवधिकता क्या है, कितने समय के बाद में कंप्लेंट कमिटी है वो बुलाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे: ए हाफ ईयरली, बी एनुअली, सी क्वार्टरली, डी मंथली। इसका सही उत्तर होगा सी क्वार्टरली। कंप्लेंट कमेटी है उसकी मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट में कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू सर्विस कंडीशंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अर्थ है सरकारी सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित नीतियां बनाने और नियम और विनियम बनाने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो सर्विस रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको फ्रेम करता है। हमारे ऑप्शन है: ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका सही उत्तर है डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो पॉलिसीज और रूल्स फ्रेम आउट करती है और उनको सर्विस कंडीशंस है वो एप्लीकेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 63। सीसीएस कंडक्ट रूल्स स्टिपुलेट्स प्रायर परमिशन ऑब्लिक इंटीमेशन फॉर एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन बाय ए close relative of the government servant. Name the foreign organization from the following categories. मतलब कि सीसीएस आचरण नियम सरकारी कर्मचारी के एक करीबी रिश्तेदार द्वारा विदेशी संगठन में रोजगार स्वीकार करने के लिए पूर्व अनुमति या सूचना निर्धारित करता है। निम्नलिखित श्रेणियों में से विदेशी संगठन का नाम बताइए। ऑप्शन ए कंपनी विच इज नॉट ए सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, B. A corporation not being a foreign company incorporated in a foreign territory. C. A company under Companies Act in which less than one half of the nominal value of its share capital is held by a government of foreign country. D. Commercial organization which is not incorporated in a foreign country. Correct answer is B. A corporation not being a foreign company incorporated in a foreign territory. Next question 64. Name the act from the following which does not amount to taking part in politics and elections by a government servant. अर्थ है निम्नलिखित में से उस अधिनियम का नाम बताइए जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा राजनीति और चुनावों में भाग लेने के बराबर नहीं है। ऑप्शन ए पार्टिसिपेशन इन डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, बी एक्टिंग एज इलेक्शन एजेंट, सी प्रपोजिंग ऑब्लिक seconding the nomination of a candidate at an election, D. Assisting in the conduct of an election in the due performance of the duty imposed on him. तो इसका सही उत्तर होगा डी assisting in the conduct of an election in the due performance of the duty imposed on him। मतलब है कि सरकारी कर्मचारी है वो इलेक्शन को संपन्न करवाने में, इलेक्शन ड्यूटी करने में शामिल हो सकता है और उसकी प्राइम ड्यूटी है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, परंतु किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना, डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लेना, एजेंट के रूप में काम करना या नॉमिनेशन को सपोर्ट करना, ये सब पॉलिटिक्स में आते हैं। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार प्रतिबंधित है, परंतु डी ऑप्शन है वो
कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं शामिल किया जाता। क्वेश्चन नंबर 65, नेम द एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच will amount to taking part in politics and election by a government servant। मतलब कि निम्नलिखित में से उस अधिनियम का नाम लिखिए जो एक सरकारी सेवक द्वारा राजनीति और चुनाव में भाग लेने के बराबर होगा। पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था बराबर नहीं होगा, और इसमें पूछा गया है कि कौन सी एक्टिविटी है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट को शो करती है। तो हमारे ऑप्शन है ए, ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग्स फॉर मिनिस्टर्स, B, to exercise his right to vote in an election to legislature, C, providing normal protection to ministers for maintaining law and order, D, making normal arrangements during election tours of ministers। Correct answer is A, ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग्स फॉर मिनिस्टर्स। इलेक्शन मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज नहीं करना, बाकी ड्यूटीज हैं वो पॉलिटिकल या इलेक्शन का पार्ट नहीं मानी जाती, मतलब इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं माना जाता, सपोर्ट नहीं माना जाता है। जैसे कि टू एक्सरसाइज राइट टू वोट इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, किसी को वोट देना पॉलिटिक्स में नहीं आता, प्रतिबंधित नहीं है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, सरकारी कर्मचारी है या आम नागरिक है। दूसरा, प्रोवाइडिंग नॉर्मल प्रोटेक्शन टू मिनिस्टर्स, ये भी प्राइम ड्यूटी में आता है। कोई भी मिनिस्टर है या लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए सरकारी कर्मचारी है, वो पॉलिटिक्स या इलेक्शन के इक्वलेंट नहीं माना जाएगा। और डी है मेकिंग नॉर्मल अरेंजमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन टूर्स ऑफ मिनिस्टर्स, नॉर्मल अरेंजमेंट है वो सपोर्ट नहीं माना जाता, ये भी पॉलिटिक्स में शामिल होना नहीं माना जाएगा। तो ए ऑप्शन है वो राजनीति और चुनाव में भाग लेने के बराबर माना जाता है सरकारी सेवक के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, विच आर द मैटर्स दैट कैन नॉट बी डिस्प्लेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन ऑब्लिक ट्रेड यूनियन ऑन द नोटिस बोर्ड इन द ऑफिस प्रीमिसेस। अर्थ है ऐसे कौन से मामले हैं जिन्हें किसी मान्यता प्राप्त एसोसिएशन या ट्रेड यूनियनों द्वारा कार्यालय परिसर में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। कौन सी एक्टिविटीज हैं? ए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियंस ऑब्लिक एसोसिएशंस, बी, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डेट टाइम प्लेस एंड पर्पज ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग, सी, reminders to the members of the associations unions about the dues outstanding against them, D, criticism against individuals oblique officers oblique office directly or indirectly। इसका करेक्ट आंसर है डी, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडिविजुअल्स ऑफिसर्स ऑफिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कोई भी एसोसिएशन है या ट्रेड यूनियन है वो अपने नोटिस बोर्ड पर किसी भी कर्मचारी को, किसी संगठन को, किसी अधिकारी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र है वो नोटिस बोर्ड पर नहीं लगा सकता, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता, ये नोटिस बोर्ड पर नहीं होने चाहिए। बाकी तीनों एक्टिविटीज है जैसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर है वो लगा सकते हैं, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डेट टाइम प्लेस एंड पर्पज ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग कब होनी है ये भी लगा सकते हैं, रिमाइंडर्स टू द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन यूनियंस अबाउट द ड्यूज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट देम ये भी लगा सकते हैं। परंतु डी है वो किसी को क्रिटिसाइज करने वाले स्टेटमेंट है वो नोटिस बोर्ड पर नहीं होना चाहिए। Question number 67. Who is the competent authority to decide whether the activities of an association attract the provision of Rule 6 of CCS Conduct Rules? मतलब कि ये निर्णय लेने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है कि क्या संघ की गतिविधियां सीसीएस आचरण नियमों के नियम 6 के प्रावधान को आकर्षित करती है। ये कौन होगा सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? ऑप्शन ए, हेड ऑफ ऑफिस, बी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सी, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन लीव, डी, लेबर ऑफिसर। करेक्ट आंसर इज बी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट।
ये निर्णय लेने वाला अधिकारी होगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट की क्या कोई गतिविधि सीसीएस आचरण नियमों के तहत आती है या नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट कंस्टिट्यूट्स ए स्ट्राइक। हड़ताल क्या होती है? हड़ताल किसको कहते हैं? ऑप्शन हमें पता लगाना है। ए, सबमिशन ऑफ जॉइंट रिप्रेजेंटेशन बाई एम्प्लॉइज। B, participation in general body meeting. C, lawful gathering of employees at one place within the office premises. D, refusal to work or stoppage or slowing down work by a group of employees. Correct answer is D, refusal to work or stoppage or slowing down work by a group of employees. कर्मचारियों का एक समूह कार्य करने के लिए मना कर दे या कार्य बंद कर दे या कार्य स्लो कर दे या ग्रुप बना ले, ग्रुप बना करके और कार्य करने के लिए मना कर दे तो उसको हड़ताल माना जाएगा। परंतु जॉइंट रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए, पर ये हड़ताल में नहीं माना जाता। कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार वो गलत है, पर हड़ताल की श्रेणी में नहीं आता। साथ में ही पार्टिसिपेशन इन जनरल बॉडी मीटिंग, वो गैदरिंग कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में, उसको हड़ताल नहीं कहते हैं। इसके साथ में लॉफुल गैदरिंग ऑफ एम्प्लॉइज एट वन प्लेस विद इन द ऑफिस प्रीमिसेस, नियम अनुसार एक जगह पर इकट्ठा होना है, वो भी हड़ताल में नहीं शामिल होता। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एम्प्लॉइज हु पार्टिसिपेट इन ए स्ट्राइक। मतलब कि हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है? कौन सी कार्रवाई है जो हड़ताल में पार्टिसिपेट करने वाले एम्प्लॉई हैं उनके खिलाफ की जा सकती है? ऑप्शन ए, ट्रीटिंग द अबव एज कैजुअल लीव। बी, इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस। सी, सैंक्शनिंग द लीव एडमिजिबल फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस। डी, ट्रीटिंग द पीरियड ऑफ एब्सेंस एज ईओएल। हड़ताल को क्या माना जाएगा, किस रूप में माना जाएगा? उसका सही उत्तर है बी, इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी, जहां पर कि हड़ताल के रूप में अनऑथराइज्ड एब्सेंस वो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, विच कंडक्ट रूल प्रिवेंट्स द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा आचरण नियम सरकार की आलोचना को रोकता है? मतलब सरकारी कर्मचारी है वो सरकार की किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता, प्रत्यालोचना नहीं कर सकता। नियम कानून जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उनको सरकारी कर्मचारी का दायित्व होता है कि इम्प्लीमेंट करे, ना कि क्रिटिसाइज करे। तो क्रिटिसिज्म को रोकने वाला कौन सा कंडक्ट रूल है, वो ऑप्शन देखते हैं। ए, रूल 8, रूल 9, सी, रूल 7, डी, रूल 10। करेक्ट आंसर इज बी, रूल 9। रूल 9 है वो कंडक्ट रूल का क्रिटिसिज्म को रोकता है। गवर्नमेंट को कोई भी कर्मचारी है वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 71, what action is to be taken against the service associations passing resolutions on issues which involve violation of rule by the individual employees। मतलब व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करने वाले सेवा संघों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी है? ऑप्शन ए, नो एक्शन टू बी टेकन। बी, रिटन वार्निंग टू बी इश्यूड। सी, डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी इनिशिएटेड। डी, ओरल वार्निंग टू बी इश्यूड। करेक्ट आंसर इज सी, डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी इनिशिएटेड। कर्मचारी नियम तोड़ता है और उस नियम तोड़ने के एवज में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई को रोकने के लिए भी कोई भी एसोसिएशन है वो रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकती, कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। और अगर प्रस्ताव पारित करते हैं तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन है वो शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, which committee's recommendations has given freedom to officers to express their differing views
मतलब किस समिति की सिफारिश ने अधिकारियों को अपने अलग अलग विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी है, वो कमेटी का नाम बताना है। ऑप्शन ए होता कमेटी रिकमेंडेशंस, बी एस्टिमेट्स कमेटी रिकमेंडेशंस, सी विजिलेंस कमेटी रिकमेंडेशंस, डी रिव्यू कमेटी रिकमेंडेशंस। करेक्ट आंसर इज बी estimates committee recommendations. Question number 73. What are the following acts which the witness shall not as breach of privilege and contempt of parliament? यानी कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन्हें विशेषाधिकार हनन या संसद की अवमानना के रूप में काउंट किया जाएगा, माना जाएगा। ऑप्शन ए डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग मटेरियल डॉक्यूमेंट, B. Using saucy language relating to the inquiry. C. Refusal to answer questions. D. All the above. Correct answer is D. All the above. डिस्ट्रॉइंग डैमेजिंग मटेरियल डॉक्यूमेंट, इनको अगर डैमेज किया जाता है, डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो विशेषाधिकार हनन या संसद की मान अवमानना के रूप में काउंट किया जाएगा। यूजिंग सॉसी लैंग्वेज रिलेटिंग टू द इंक्वायरी, इंक्वायरी में सॉसी लैंग्वेज है उसके बार उसको प्रकट करना, और क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, ये सभी विशेषाधिकार हनन और संसद की अवमानना के रूप में माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74. अंडर विच एक्ट डज ए गवर्नमेंट सर्वेंट कम्युनिकेट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज? अर्थ है किस अधिनियम के तहत एक सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में आधिकारिक सूचना का संचार करता है। ऑप्शन ए एविडेंस एक्ट, बी कॉपीराइट एक्ट 1914, सी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, डी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। करेक्ट आंसर इज सी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। मतलब कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वो आधिकारिक रूप से इंफॉर्मेशन है उसको पास कर रहा है। जो भी सूचना दी जाती है उसको ऑफिशियल माना जाएगा, ऑफिशियल सूचना मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75. हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव परमिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मैप्स, चार्ट्स, प्लान्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया? मतलब कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा या उसकी ओर से प्रकाशित मानचित्रों, चार्टों, योजनाओं और अन्य दस्तावेजों के संबंध में अनुमति देने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है? ए सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, बी कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कंसर्न, डी सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर इज ए सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उसकी ओर से प्रकाशित मानचित्रों, चार्टों या योजनाओं और अन्य दस्तावेजों के संबंध में अनुमति देने वाला अधिकारी है वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है। भारत का मैप है या किसी स्टेट राज्य का मैप है, चार्ट है या कोई भी दस्तावेज जो कि पब्लिश करने होते हैं, उनको वो सही है कि गलत है वो सब ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है वो उसको अप्रूव करेगा और पब्लिश करने के लिए दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 76. कम्युनिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन लाइक गवर्नमेंट सर्कुलर्स, सीक्रेट नोट्स, repeated appeals to the unauthorized persons amounts to an offense under, यानी कि अनाधिकृत जानकारी जैसे सरकारी प्रपत्र, गुप्त नोट, अनाधिकृत व्यक्तियों को बार बार अपील करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। कौन से एक्ट के तहत? ऑप्शन ए इंडियन एविडेंस एक्ट, बी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, सी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, डी कॉपीराइट एक्ट। करेक्ट आंसर इज बी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। Next question 77. Which category of officers are specially authorized to meet the press?
प्रेस से मिलने के लिए किस श्रेणी के अधिकारी विशेष रूप से अधिकृत हैं? ऑप्शन ए हेड ऑफ द ऑफिस, बी मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, अदर ऑफिसर्स स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्टर, सी सेक्शन ऑफिसर्स, डी ऑफिसर इन चार्ज। करेक्ट आंसर इज मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, अदर ऑफिसर्स स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्टर। प्रेस में अपने बयान देना या सरकार की ओर से बयान देने के लिए मिनिस्टर है या सेक्रेटरीज है या कोई ऑथराइज्ड पर्सन है, वो ही अपने व्यूज या गवर्नमेंट के व्यूज हैं, पॉलिसीज हैं, उनको दे सकता है, प्रेस में जानकारी प्रेषित कर सकता है। सामान्य कर्मचारी है प्रेस में अपने व्यूज या गवर्नमेंट पॉलिसीज को सार्वजनिक नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 78, which of the following does not permit a government servant to collect contributions for? मतलब निम्नलिखित में से किसके लिए सरकारी कर्मचारी को अंशदान एकत्र करने की अनुमति नहीं है? कौन सी एक्टिविटी है जिनमें अंशदान एकत्र करने की अनुमति नहीं है? ऑप्शन ए नेशनल डिफेंस फंड, बी फ्लैग डे फंड, सी नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, डी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। करेक्ट आंसर इज बी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। नेशनल डिफेंस फंड में, फ्लैग डे फंड में या नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी है, इसमें कलेक्शन किया जा सकता है, परंतु जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए सरकारी कर्मचारी है वो अंशदान एकत्रित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सप्रेशन गिफ्ट? निम्नलिखित में से कौन उपहार अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है? कहने का मतलब है इनमें से कौन सी चीज है जो गिफ्ट मानी जाएगी? ऑप्शन ए कैजुअल मील ऑफर्ड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, बी सोशल हॉस्पिटैलिटी, सी फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफर्ड बाय ए पर्सन हु हैज ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, डी नियर रिलेटिव्स हेल्प। करेक्ट आंसर इज सी free transport, boarding and lodging offered by a person who has official dealing with the government servant। मतलब कोई प्राइवेट आदमी है या कोई भी अदर पर्सन है जिसके साथ में ऑफिशियल डीलिंग चल रही है, वो कर्मचारी को फ्री ट्रांसपोर्ट या बोर्डिंग या लॉजिंग ऑफर करता है तो वो कंडक्ट रूल के अंतर्गत गिफ्ट माना जाएगा और वो प्रतिबंधित है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 80, व्हाट शुड बी अवॉइडेड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट? सरकारी कर्मचारी को किन बातों से बचना चाहिए? ऑप्शन ए गेटिंग सोशल हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, बी गेटिंग स्मॉल हेल्प फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, सी स्मॉल हेल्प फ्रॉम हिज नेबर, डी accepting lavish frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firm having official dealing with him। Correct option is D, accepting lavish frequent hospitality from any individual, industrial, commercial firms having official dealing with him। और इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। एमसीक्यू ऑन सीसीएस, सीसीए डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट रूल्स हैं वो बहुत टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं समझने में, और साथ में ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं। कोई भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होती है, उन सभी में क्वेश्चंस है वो आते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको याद रखना मुश्किल होता है। मैं बहुत सारे सर्विस रूल्स है आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा हूं, तो नॉलेज मंडली के साथ में जुड़े रहिए और नॉलेज मंडली को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।